हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का वीडियो सीटेट स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी PYQ बेस्ड क्वेश्चन आज हम देखेंगे। क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ है कि जो 2024 का पेपर हुआ है उसमें थोड़ा सा आपको जो सीटेट का पैटर्न है वो चेंज दिखेगा। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो आपके अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन है यानी अजर्सन और रीजन वाले क्वेश्चन हैं वो अब क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया है। तो क्योंकि पहले सीटेट की एग्जाम में ऐसा नहीं था कि आपके अभिकथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हों, लेकिन अब जो पैटर्न धीरे धीरे विकसित हो रहा है जिसमें थोड़ा सा सीटेट की एग्जाम को टफ बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं इनमें कॉन्सेप्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप चीजें कर पाओगे। और यहाँ पे पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होना इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ माने जाते हैं। तो आज हम जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ये आपका होगा 21 जनवरी, ठीक है, 2024 का। ठीक है, 21 जनवरी 2024 का आज हम पेपर देखेंगे। यहाँ पे केवल हम PYQ क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने वाले हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल के साथ बात करेंगे एक्सप्लेनेशन सहित। क्योंकि क्या होता है कि कई बार जो ऑप्शन होते हैं वो भी हमें जानना इम्पोर्टेंट होता है कि उनका मीनिंग क्या है। तो आज हम अच्छे से देखेंगे। तो आप चाहिए कि आपको इस वीडियो से लाभ मिले तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको इसकी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन दी है, अगर आप इसको समझ गए तो मतलब आपने क्वेश्चन ही समझ लिया। यह डैश 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 को प्रदर्शित करता है। यह किस चीज को प्रदर्शित करता है? जेंडर संबद्धता, ठीक है, जेंडर समानता, जेंडर समता या जेंडर रूढ़िवादिता यानी जेंडर स्टीरियोटाइप की बात हो रही है, जेंडर बिलोंगिंग, जेंडर इक्वलिटी, इन सब की बात हो रही है। तो आपको ये जो दिया हुआ है स्टेटमेंट, इससे क्या समझ में आ रहा है? एक्चुअली देखो यहाँ सीधा सीधा बोला गया है कि तनुज जो लड़का है फीमेल सॉरी मेल है, और यहाँ उससे वो भाला फेंक सकता है, ठीक है, लेकिन उसकी जो बहन है वो क्या कर सकती है? रस्सी कूद सकती है, क्योंकि लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। तो ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर है जेंडर रूढ़िवादिता यानी जेंडर स्टीरियोटाइप। ये जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है कि किसी व्यक्ति को उसके लिंग के आधार पर, आप किसी व्यक्ति को उसके लिंग के आधार पर क्या कर रहे हो, उनकी विशेषताएं और भूमिकाएं सौंप रहे हो। तो ये क्या है कि भाई लड़का है तो ये काम करेगा, लड़कियां हैं तो ये काम करेगी। ये स्टीरियोटाइप, ये रूढ़िवादिता है, ठीक है। यहाँ क्योंकि देखो यहाँ डायरेक्ट उन्होंने क्या कहा कि लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती, लेकिन वो तनुज क्या है? लड़का है। तो इसको भाई नीरज चोपड़ा बनना है ना? भाला जानते हो ना, जैसे ये भाला जैसा होता है, नीरज चोपड़ा का आपने सुना होगा जो गोल्ड मेडलिस्ट है ना? तो यहाँ हमने बात की, तो इसका जो राइट आंसर है वो जेंडर रूढ़िवादिता। लेकिन इनको भी समझना जरूरी है कि जेंडर संबद्धता क्या होती है, यानी जेंडर बिलोंगिंग क्या होती है। यानी किसी व्यक्ति को लिंग और जेंडर के हिसाब से एक्सप्रेस करने या व्यवहार करने सिखाया जाता है कि भाई आप इस तरह का वो करिए। वो क्या होता है? जेंडर बिलोंगिंग होता है, जेंडर संबद्धता होती है। जहाँ मैं जेंडर समानता की बात करूंगी यानी इक्वलिटी की बात करूंगी, तो चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, यानी चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, है ना, दोनों को समान अधिकार मिलेगा और समान अवसर मिलेंगे, ठीक है। यानी उनको समान अधिकार और समान क्या मिलेंगे? अवसर मिलेंगे, मतलब उनमें कोई भी अंतर नहीं है, दोनों बराबरी के हकदार हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम जेंडर समता की। तो जेंडर समता क्या होता है? क्यों, चाहे मेल हो यानी पुरुष हो, चाहे फीमेल हो यानी स्त्री हो, मतलब उनके बीच चाहे लाभ हो या पावर हो, या अगर मैं बात कर दूं जिम्मेदारी हो, है ना, ये सारी चीजों का बंटवारा कैसे होगा? बराबर बराबर होगा।
इन दोनों में ये सारी चीज़ों का बंटवारा जब बराबर बराबर होता है, ठीक है, जितनी जिम्मेदारी स्त्री लेती है उतनी जिम्मेदारी पुरुष को भी लेने की आवश्यकता है, या जितनी जिम्मेदारी पुरुष लेता है उतनी स्त्रियों को भी लेने की आवश्यकता है। ये जो दोनों इक्वलिटी वो करते हैं, बराबरी करते हैं, वो क्या होता है, आपका जेंडर समता होती है। तो आई होप आपको यहाँ से जो चारों के चारों ऑप्शन है वो क्लियर हो गए होंगे। तो राइट आंसर आपका है जेंडर रूढ़िवादिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपसारी चिंतन डैश 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 जबकि अभिसारी चिंतन डैश क्या है। कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक सही समाधान पर स्थिर है, एक सही समाधान पर स्थिर है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है जबकि मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है। और यहाँ फोर्थ ऑप्शन है मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है। तो आपको तो पहली बात तो ये मालूम होना चाहिए कि अपसारी चिंतन क्या है और अभिसारी चिंतन क्या है। और इससे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। जो ये क्वेश्चन आया है जेंडर स्टीरियोटाइप का, भी हमने पहले डिस्कस किया ये क्वेश्चंस, और ये जो अभिसारी अपसारी वाले हैं ये तो आप परमानेंटली मान लीजिए कि सीटेट में पूछे जाते हैं। तो जब हम ये चीज़ अच्छे से, हमको पता है एक्चुअली थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट्स टाइप का बनाना चाहिए जिसमें ऐसी कुछ चीज़ें हम ये पढ़नी चाहिए जो बार बार रिपीट होती हैं, और ये हमें PYQ से पता चलता है कि कौन कौन सी चीज़ें एग्जाम रिपीटेड पूछ रहा है, राइट। तो यहाँ अगर हम बात करें अपसारी चिंतन की, तो कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। यहाँ पे अगर मैं बता दूं तो अपसारी जो सोच है वह जब किसी समस्या को हल करते समय कई रचनात्मक विचारों को साझा करता है, यानी मल्टीपल सॉल्यूशन ढूंढता है। एक जो प्रश्न है उसके कई सारे उत्तर निकल सकते हैं, तो वो क्या होता है, आपका अपसारी चिंतन होता है। जहां पे मैं अभिसारी चिंतन की बात करूंगी तो एक सही समाधान पर स्थिर होता है, यानी MCQ क्वेश्चन होते हैं ना, वो हमने 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्लिक किया एंड हमारे पास वो पूरा अच्छे से नहीं आता सोल्यूशन कि इसके और भी तरीके हो सकते हैं। लेकिन अपसारी में क्या होता है, डाइवर्जन थिंकिंग होती है, हम हर तरीके से सोचते हैं और मल्टीपल सोल्यूशन खोजने की कोशिश करते हैं, तो वो आपका अपसारी चिंतन होता है, राइट। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, समावेशी शिक्षा। ये भी आपका सीटेट का फेवरेट है। समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। ये जो 4 कथन दिए हैं उनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कथन है जो समावेशी शिक्षा के बारे में गलत बता रहा है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं तो आपकी समावेशी शिक्षा में ऐसे वातावरण में प्रशिक्षण और साथ एक साथ काम करते हैं जहां दोनों क्या करते हैं, शैक्षिक सफलता के लिए एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें तो विशिष्ट और सामान्य दोनों तरह के लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं एक साथ मिलकर, उसको क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा बोलते हैं, ठीक है। अब पहला ऑप्शन कह रहा है कि समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से जो क्या है, बहिष्कृत ना करे, जो शिक्षण को, मतलब ऐसे तरीके जो शिक्षण को बहिष्कृत ना करे। तो ये तो बात सही लग रही है। समावेशी शिक्षण का अर्थ है उसे शिक्षण शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है, यानी स्टूडेंट की जो नीड है उसको फुलफिल करने की कोशिश करता है, उसको सपोर्ट करता है। तो समावेशी शिक्षा इस बात पे भी जोर देता है, तो ये भी सही लग रहा है। नेक्स्ट 3 है समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ाती है। हम सहयोग को बढ़ाने की बात करते हैं हमेशा समावेशी शिक्षा में, तो ये भी सही है। निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है, तो ये बात गलत है। और जो बात गलत है वही बात सही है, यानी हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको मिल गया ना, जो हम बात कर रहे थे कि इस बार के पैटर्न में थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है, जहाँ पे अभिकथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अभिकथन कह रहा है शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसे उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक है। रीजन कह रहा है पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। जो आपकी ऑप्शन है वो है AR, दोनों सही हैं, AR
की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है, ए सही है परंतु आर गलत है, और ए आर दोनों गलत है। ये आपके चारों ऑप्शन है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि जो स्टूडेंट होते हैं वो पहले से ही ज्ञान के निर्माता होते हैं। जीन पियाजे जी ने कहा है उनके पास पूर्व ज्ञान ऑलरेडी होता है। जबकि यहाँ पे जॉन लॉक जी ने कहा है कि बच्चे खाली स्लेट की तरह होते हैं, उसमें हम जो लिखना चाहें, जैसा बनाना चाहें, हम उन्हें वैसा बना सकते हैं। लेकिन यहाँ किस चीज की बात की गई है कि विद्यार्थी हैं जो पहले से जानते हैं, उसके आधार पर अपने क्या करते हैं, अपने नॉलेज का निर्माण करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। रीजन क्या कह रहा है, पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप में संसाधित करने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। जब वो अपना पूर्व ज्ञान लिए रहते हैं, पहले से नॉलेज लिए रहते हैं, तो उसको कंबाइन करके एक न्यू नॉलेज बिल्ड करना ये फिर आसान हो जाता है। तो यहाँ पे कथन पहला भी सही है, यानी अभी कथन भी सही है और कारण भी सही है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर है और ये एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आपका अभिकथन और कारण से ही क्वेश्चन है। अभिकथन में कहा जा रहा है कि बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। रीजन कह रहा है बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। अब आपको बताना है क्या ये दोनों कथन सही हैं, एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको जानने लायक ये है कि जो अभिकथन में कहा गया है बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। तो सही बात है, संस्कृति हो, स्थान हो, समय हो, समुदाय हो, उसके हिसाब से विभिन्नता आती है और ये नेचुरल है, ये आप स्वाभाविक समझ सकते हैं। जिस संस्कृति में हम रहते हैं, जिस स्थान पे रह रहे हैं, जो हमारी सोसाइटी है, जिस जगह हम रह रहे हैं, जिस समुदाय से हम बिलोंग करते हैं, वो सारा हमारे क्या कहते हैं अनुभव में अंतर आता है। मतलब जिस तरीके से हम सीखते हैं, मान लो कहीं की ये जो संस्कृति है वो अलग टाइप की है, कहीं की संस्कृति अलग है, तो हम अपने संस्कृति के हिसाब से वो चीज़ सीखेंगे। और जो दूसरा व्यक्ति है वो अपनी संस्कृति के हिसाब से सीखेगा, अपने समुदाय के हिसाब से सीखेगा। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग तरह की होती है और बच्चे द्वारा अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस किए जाते हैं। तो ये जो अभिकथन कहा जा रहा है ये बिल्कुल सही कहा जा रहा है। लेकिन बच्चों का विकास सार्वभौमिक है यानी यूनिवर्सल है, तो ये नहीं है। यानी इस कथन के हिसाब से ये कथन सही नहीं है। तो आर यानी सही नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन होगा 3 यानी ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आरोपण होगा, ठीक है, आरोपण कर लीजिएगा। ओपन लिखा है, आरोपण होगा, ठीक है। यानी अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसी से लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। ठीक है, यहाँ पे पहला है सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। दूसरा है असफलता के लिए आंतरिक आरोपण और सफलता के लिए बाहरी आरोपण। तीसरा ऑप्शन कह रहा है सफलता और असफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। और चौथा है असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो यहाँ हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन कर रहे हैं। लगातार जो चीज़ हो रही है हम सीडीपी करेंगे, फिर धीरे धीरे ऐसी ही अदर जो ईवीएस वगैरह है और भी सीडीपी की आपको क्लास मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इस चैनल से अगर आप लगातार जुड़ते रहेंगे तो आपको इससे जितनी भी लाभ हैं, जितनी भी टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे वो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के लिए। तो अगर मैं बता दूं एट्रीब्यूशनल जो थ्योरी है मोटिवेशन की, जिसको कहते हैं अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ जो इनका सिद्धांत दिया है वो दिया है हेइडर ने। ठीक है, हेइडर ने दिया है, केली ने दिया है, ठीक है, और क्या करते हैं जोन्स भी हैं और रॉस भी हैं, इन्होंने इस चीज़ को विकसित किया है। और मैं बता दूं कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन आंतरिक रूप में भी होती है। अगर हम बात करें मोटिवेशन जो होती है वो आंतरिक रूप में होती है। आंतरिक रूप मतलब क्या होता है, जब हम सेल्फ मोटिवेट होते हैं,
जब हम सेल्फ यानी खुद से मोटिवेट होते हैं, वो होता है हमारा आंतरिक मोटिवेशन। जब क्या होता है कि जब बाहरी यानी जैसे मान लो पुरस्कार मिल रहा हो या सजा के डर से, या मतलब कुछ भी रिवॉर्ड वगैरह हो रहा हो कि भाई हमको इससे लाभ होगा, हमको ये चीज करनी चाहिए, तब अगर आप मोटिवेट होते हैं तो वो आपकी क्या होती है, बाहरी मोटिवेशन होती है। ठीक है। तो अगर हमें सक्सेस के लिए जरूरी है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन की अगर हम बात करें, प्रगतिशील शिक्षा की बात करें, तो इसकी बात की है जॉन डीवी ने। किसने किया है? जॉन डीवी ने की है इसकी बात। यानी यहाँ पर क्या होता है कि इस बात पर जोर दिया जाता है कि करके सीखना सार्थक होता है। हम किस पे जोर देते हैं? करके सीखना। जब आप खुद करके सीखोगे तो वो चीज आपके पास लाइफ टाइम के लिए रहेगी, वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे जो जॉन डीवी हैं वो प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा को इन्होंने दिया है और इस बात पर जोर दिया है कि करके सीखना सार्थक होता है। ठीक है। यानी अगर हम कह दें कि लर्निंग बाय डूइंग बेस्ट होती है। ठीक। यहाँ ऑप्शन क्या कह रहा है कि छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा होता है। ठीक है। छात्रों का अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता होना चाहिए। ये तो निष्क्रिय जहाँ आ जाए वैसे भी। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यचर्या पूर्ण, निश्चित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से आपको बताना है कि कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। पहली बात तो देखो, छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है, तो ये बात तो सही नहीं है। छात्रों का अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता होना चाहिए, तो ये बात भी सही नहीं है। अगर हम बात करें सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, तो ये बात सही है। एंड पाठ्यचर्या पूर्ण, निश्चित और सार्वभौमिक होनी चाहिए, ये भी आंसर गलत है। तो यहाँ आपका आंसर होगा आंसर नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? यानी जहां आप तर्क कर पाते हो, लॉजिक लगा पाते हो, थिंकिंग कर पाते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो, वो कौन सा विकास है, कौन सा डेवलपमेंट है वो। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ 4 ऑप्शन है। सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, नैतिक विकास यानी मॉरल डेवलपमेंट, और गतिक विकास यानी आपका फिजिकल डेवलपमेंट। तो विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? तो ये क्वेश्चन का आंसर तो आप आराम से दे लोगे, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही, जहाँ तर्क लगे, लॉजिक लगे, जहाँ आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, तो भाई जिसके पास दिमाग होगा वही कर पाएगा ना। जिसके पास मेंटल एबिलिटी है वो दिमाग से सोचता है। तो संज्ञानात्मक का मतलब होता है संज्ञान। संज्ञान हमारे किससे जुड़ा होता है? दिमाग से जुड़ा होता है। तो जहाँ दिमाग की बात आई वहां ही हम लॉजिक लगा पाएंगे, वहां ही हम तर्क कर पाएंगे, वहीं हम क्या कर पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। नैतिक मतलब मूल्य वगैरह, ये चीजें करना, वैल्यू करना। सामाजिक मतलब सोसाइटी वगैरह से रिलेटेड। गति मतलब आपका फिजिकल, शारीरिक गतियों से संबंधित होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगी। आप इतना समझ सकते हैं ये भी सीटेट की इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक है, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्पेशली एक नोट बना के लेव वाइगोस्की के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बार बार PYQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए। इससे ये होगा कि अगली बार जो क्वेश्चन आएगा उसको आप आराम से कर लोगे। लेव वाइगोस्की की प्रस्तावित करते हैं कि डैडेस बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। स्वनियमन के लिए क्या महत्वपूर्ण है? असंतुलन, निजी वाक यानी प्राइवेट स्पीच, अनुकूलन और संगठन। इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो लेव वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक कहे जाते हैं। इन्होंने भाषा में भी बहुत ज़्यादा जोर दिया है। ZPD है जो हम आगे जाके लेव वाइगोस्की के बारे में थोड़ा सा कंप्लीटली नॉलेज लेंगे कि इन्होंने किस किस चीज़ पे बात की है।
वो अभी मैं आपको आगे इसके साथ डिटेल के साथ बताऊंगी। निजी वाक्य मतलब क्या होता है, आपका प्राइवेट स्पीच होता है, मतलब स्वयं से बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, निजी वाक्य कहलाती है। और जब बच्चा 2 से 7 वर्ष का होता है, 2 से 7 वर्ष के बीच होता है, तब ये वाक्य करता है, जैसे मतलब खुद से बोलना स्टार्ट करना, वो सब क्या होता है, निजी वाक्य होता है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके सीटेट की इंपॉर्टेंट पर्सन है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नीति या नीति नहीं, नैतिक होगा, ठीक है। यहाँ पे आप नैतिक लिख लीजिएगा, ठीक है। नैतिक विकास के सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस सिद्धांत पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं, इनका ये मानना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका अभिकथन है। कारण क्या कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है, यानी स्टेजेस में होता है। ये कौन कह रहे हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग कह रहे हैं, जो नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है, लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन आपके हैं ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या है, ए आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या नहीं करता, ए सत्य है परंतु आर असत्य, और ए आर दोनों गलत है। तो यहाँ पहले हम थोड़ा सा आपका लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो हमको थोड़ा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ देखो, अगर हम बात करें लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में, तो यहाँ मैंने इसलिए दिया ताकि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं तो आपका यही क्वेश्चन के थ्रू आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अगर क्लियर हो जाएगा, तो फिर कभी भी इससे संबंधित प्रश्न आएगा तो आप हल कर लोगे। इन्होंने 3 स्टेजेस दिए हैं और 3 स्टेजेस की 6 अवस्थाएं हैं, ठीक है। 3 स्टेजेस हैं। 3 स्टेजेस कौन कौन सी, प्री कन्वेंशनल लेवल यानी पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है कन्वेंशनल लेवल यानी परंपरागत स्तर, तीसरा है आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल यानी उत्तर परंपरागत स्तर। तो यहाँ पे भी हम दो दो चीजें तीनों में देखेंगे। यहाँ देखो, पूर्व परंपरागत स्तर में क्या होता है, और ये जो पूर्व परंपरागत स्तर है ये 4 से लेकर 10 वर्ष तक होती है, ठीक है। 4 से लेकर 10 वर्ष तक। तो यहाँ पे दंड और आज्ञाकारिता उन्मुक्ता है, मतलब पनिशमेंट वाला है। तो यहाँ पे क्या करता है, बच्चा नियमों का पालन इसलिए कर रहा है क्योंकि वह सजा से बचना चाहता है। बच्चा रूल्स फॉलो क्यों कर रहा है, नियम क्यों फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो सजा के डर से बचना चाहता है, सजा से बचना चाहता है, तब वो आज्ञा मानता है, ठीक है। दूसरा है व्यक्तिगत या आदान प्रदान मुक्ता, यानी तुमने मुझे दिया, मैंने तुम्हें दिया, तो तुम मुझे भी दो, है ना। जैसे बच्चे बचपन में क्या करते हैं, कोई चीज देते हैं, तो यहाँ पे होता है कि आदान प्रदान मतलब क्या है कि भाई तुमने मुझे दिया है, मतलब तुमने मेरा टिफिन खाया है तो मैं तुम्हारा टिफिन खाऊंगा, है ना। तुमने मुझे मारा है तो मैं तुम्हें मारूंगा, वैसा टाइप का। तो अगर यहाँ बात करें यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, तो यहाँ पे एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि बच्चे व्यक्तिगत जरूरत को पूरा करने के आधार पर क्या करते हैं, कार्य करने का निर्णय करते हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है कन्वेंशनल लेवल, ये आपका आता है 10 से 13 साल के बीच का जो होता है, ये आपका परंपरागत स्तर होता है। गुड बॉय एंड गुड गर्ल वाली जो सिचुएशन होती है, इसमें क्या करता है बच्चा, सिंपल सी चीज ये होती है कि अच्छा होने के लिए वो क्या करता है, आदेश का पालन करता है, किसके लिए, अच्छा होने के लिए, ठीक है। यानी गुड बॉय गुड गर्ल, अच्छा दिखने के लिए, मुझे शाबाशी मिलेगी, मुझे अप्रिसिएशन मिलेगी, इस वजह से वो क्या करता है, अच्छे नंबर लाऊंगा तो मम्मी मुझे शाबाशी देगी, ऐसा टाइप का जो होता है वो क्या होता है, गुड बॉय गुड गर्ल होता है। यहाँ पे लॉ की बात हो रही है तो यहाँ मैं बात करूंगी। यहाँ जो होता है एक्चुअली क्या होता है कि वो ये सोचते हैं कि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, कानूनों का पालन करना चाहिए, नियम कानून मानने चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है, ठीक है। ये सोचने लगते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, यानी यहाँ पे सामाजिक अनुबंध या व्यक्तिगत अधिकार अभिविन्यास की अगर बात करें, तो यहाँ पे समय को या समाज को बनाए रखने के लिए कानून के नियम जरूरी हैं
लेकिन समाज को सदस्यों को इन मानकों को क्या करना चाहिए, सहमत होना चाहिए। मतलब जो भी समाज में जो नियम कानून बनाए गए हैं वो जरूरी है, और सभी जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं वो इस चीज से सहमति रखने चाहिए। ये क्या कहता है, सामाजिक अनुबंध, यानी ये तीसरे स्टेज की बात है। यूनिवर्सल की बात करें, सार्वभौमिक की बात करें, तो लोग निर्णय के आंतरिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, भले ही वह कानून और नियम के विरोध क्यों न हो। मतलब अगर हम यहाँ ये समझेंगे कि भाई अगर हमारे या किसी व्यक्ति के लिए किसी इंसान की जान बचाना इंपॉर्टेंट है, वो चाहे हम रूल को तोड़ के कर रहे हो चाहे जैसे कर रहे हो, वो हमारे लिए गलत नहीं है। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेज में आपका मतलब तीसरे स्टेज के लास्ट वाले में आपका ये आ जाता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं थोड़ा क्वेश्चन की ओर, जहाँ पे हमने क्वेश्चन देखा था, ये रहा आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो इन्होंने कारण में अभिकथन में कहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नीति विकास के सिद्धांत में बच्चों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस सिद्धांत पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते। वो कहते हैं नियम कानून बदले जा सकते हैं अगर मतलब जरूरत के हिसाब से, एक तरीके से ये समझ सकते हो। तो ये तो सही है, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूंगी यहाँ पे, लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो अभी तक हमने स्टेजेस देखी हैं लॉरेंस कोहलबर्ग की, तो यहाँ पे भी क्या है, आंसर सही है। ठीक है, तो ये भी आंसर सही है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 10। यानी आप इतना समझ लीजिए, बोथ आर ट्रू एंड ए आर की सही डिफिनीशन मतलब एक्सप्लेनेशन सही कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित है, बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कौन सा सेट बुद्धि और उसकी संबंधित विशेषताओं को सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ थोड़ा सा आपको बताना है कि क्या इसमें जो मिलान दिया हुआ है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो इनमें से जो आपका सही मेल खाता है आपको उसको बताना है। अंतः वैयक्तिक मतलब क्या होता है, दूसरों को समझना, उनके साथ संबंध स्थापित करने की कौशल। तार्किक, गणितीय, नृत्य या क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं। संगीत में प्रदर्शन करने और रचना करने संबंधी कौशल। या फोर्थ कह रहा है स्थानिक यानी प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने का कौशल। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा मेल खाता है। ठीक है, इन चारों में से कौन सा एक दूसरे के साथ मेल खाता है। तो अगर मैं बात करूंगी स्थानिक की, अगर स्थानिक की बात की जाए तो प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने का कौशल की बात नहीं करता है। यहाँ अगर हम बात करें तो जैसे नक्शे होते हैं या आपके चार्ट वगैरह होते हैं, जो चित्रों को देखने के लिए जो व्यक्ति अच्छे होते हैं उनको स्थानिक बोलते हैं। संगीत में प्रदर्शन और रचना करने संबंधी कौशल होता है, ये बात सत्य है। यानी संगीत में हम क्या करते हैं कि हम पैटर्न, लय, ध्वनियों को सोचने में जो अच्छे होते हैं, जैसे लता मंगेशकर हो गई, आशा भोसले जी हो गई और अरिजीत सिंह वगैरह हो गए, ये सब आपके संगीत में यानी म्यूजिकल में आएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूंगी तार्किक, गणितीय की, जिनका लॉजिकल अच्छा है, जो क्या करते हैं तर्क करना जानते हैं और जो पैटर्न पहचानते हैं, प्रॉब्लम विश्लेषण कर लेते हैं, वो आपके तार्किक में आते हैं। तो तार्किक में नृत्य या क्रीड़ा संबंधी नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अंत वैयक्तिक, यानी खुद को, स्वयं को, यानी क्या होता है अंत व्यक्ति में, क्या होते हैं अपनी खुद की भावनाएं, अपनी जो प्रेरणा है उनको समझने का जो कौशल होता है वो अंत व्यक्तिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आंसर गलत है। अगर मैं यहाँ कहूंगी जो दूसरों को समझना, उनके साथ संबंध स्थापित करना, वो क्या होता है, अंतर व्यक्तिक होता है। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इंट्रा पर्सन की बात हो रही है, इंट्रा पर्सनल, और यहाँ हम इंटर पर्सनल की बात करेंगे तो वो आएगा कि दूसरों को भावनाओं को समझना वगैरह, ये सारी चीजें आती है। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एक सेकेंड में आपको हार्वर्ड गार्डनर वाला भी दिखा देती हूँ ताकि यहीं पे आपकी चीजें थोड़ा सा क्लियर हो जाए। एक्चुअली मैंने बीच में मैं डाल नहीं पाई थी तो इस वजह से मैंने लास्ट में उसको रख दिया था। तो हार्वर्ड गार्डनर का थोड़ा सा देखते हैं, ये रहा बहुबुद्धि का सिद्धांत।
तो यहाँ पे देखो हावर्ड गार्डनर ने तार्किक गणित, जो मैंने आपको बताया, लॉजिकल लगा रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, और प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो हमारे पास एबिलिटी है वो जिन लोगों में होता है वो क्या होता है, तार्किक गणित। भाषाई, यानी जिनकी बोलने का तरीका बहुत अच्छा होता है, जो बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, जैसे हम कह दें कि जिनके बोलने पे लोग प्रभावित होते हैं, जैसे मोदी जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, वो भाषाई रूप में आएंगे। स्थानीय की मैंने बात की, स्थानीय में हम ऐसे लोगों को लेते हैं जिसमें क्या होता है कि जिनके पास मतलब चार्ट, नक्शे और वीडियो चित्र को देखने में बहुत अच्छे होते हैं, वो स्थानिक में आते हैं। अगर मैं शारीरिक गति की बात करूंगी, जिनकी बॉडी वगैरह अच्छी है, जैसे जिम्नास्टिक वगैरह करते हैं, कोहली वगैरह भी आ सकते हैं, और ये सब खिलाड़ी वगैरह भी सब चीज़ों में आ सकते हैं। संगीत में मैंने आपको पहले ही बात की, जिनको पैटर्न, लय, ध्वनियों को सोचने में अच्छे होते हैं, लता मंगेशकर, अरिजीत सिंह और भी सोनू निगम वगैरह बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है। व्यक्तिगत स्व यानी पर्सनल सेल्फ, खुद के बारे में, यानी जैसे महात्मा बुद्ध वगैरह होते हैं, जो क्या सेल्फ वो करते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, उस तरीके से आ जाते हैं। पर्सनल ऑर्डर, यानी जो दूसरों को अच्छे से समझते हैं, दूसरों को नॉलेज देते हैं, वो सब इसमें आ जाते हैं, जैसे आपके समाज सेवी वगैरह, ये सारी चीजें हो जाती है। तो यहाँ पे हमने बात की हावर्ड गार्डनर की। ठीक है, चलिए आते हैं अपने प्रश्न पर, हम कहाँ पहुंचे थे। एक सेकेंड। 30 क्वेश्चन है आपके सीडीपी के, हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए, एक सेकेंड एक सेकेंड। यस, यहाँ हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये सही है वाला है, नहीं काट दीजिए। ठीक है, नहीं काट देंगे तो आंसर सही हो जाएगा। अवसारी चिंतन, कार्यात्मक स्थिरता, निष्क्रिय अनुसरण, प्रतिक्रिया से। तो यहाँ पे अधिगम के बारे में सही है, तो क्या है, अवसारी चिंतन यानी डाइवर्जन थिंकिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कोहलबर्ग से आया है, इनकी स्टेजेस से पूछा गया है। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कर को करने में, मतलब किसी कार्य को करने में, यहाँ मेरी ही टाइपिंग हुई है जितना थोड़ा सा एरर हो रहा है, को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। मतलब वो इस वक्त ये नहीं सोचते हैं कि दूसरों का किसमें भला होगा, ये चीज दूसरों के लिए सही है कि नहीं सही है, अपना खुद का जो प्रॉफिट होता है वो बच्चे देखते हैं। क्या वो किस चरण में देखते हैं, पहले स्तर के पहले चरण में, पहले स्तर के दूसरे चरण में, दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, या तीसरे स्तर के पांचवें चरण में। ये जो चीज आ जाती है बच्चों में, ये किस चरण में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बता दूं, तो यहाँ पे पहले स्तर के दूसरे चरण में बच्चे के पास ये जो चीजें होती हैं, खुद के बारे में सोचना, ये आ जाता है। यानी यहाँ पे बच्चा व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के आधार पर कार्य करता है, ताकि हमारे जो पर्सनल नीड्स हैं उनको पूरा कर लिया जाए, तो वो अपना खुद का लाभ देखता है। तो ये बच्चे का पहला स्तर का दूसरा चरण होता है। ठीक है, यहाँ हमने पढ़ ही लिया। यहाँ पे जो पहले स्तर का दूसरा चरण है, यहाँ पे व्यक्तिगत और आदान प्रदान भुगतना, यहाँ पे बच्चा ये सारी चीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ नहीं है पूछा है, अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। बी कह रहा है अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीमाओं के पुनर्गठन से है। तीसरा है अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। प्रोडक्ट की बात हो रही है कि अधिगम प्रक्रिया नहीं है, ये प्रोसेस नहीं है, ये एक प्रोडक्ट है। तो इन चारों ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको लगता है कि अधिगम के बारे में यानी लर्निंग के बारे में सही नहीं है। तो आपको बता दूं, देखो यहाँ पे अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। सही बात है, बच्चे पहले पूर्व ज्ञान लेके ही आते हैं। अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीमाओं के पुनर्गठन में, मतलब स्कीमाओं मतलब जो हमारे माइंड में पहले से ही थॉट है, उनके थॉट में और एक ज्ञान जोड़ देना, वही हमारी स्कीमाओं में ऐड हो जाता है।
नेक्स्ट है अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है, ये भी सही है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु उत्पाद है, ये आंसर गलत है, और जो गलत है वही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि इसमें नहीं है पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। बी ऑप्शन है, पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सामाजिक संबंधता के आधार पर कक्षा का अलगाव करना चाहिए। समान क्षमताओं के आधार पर बच्चों को समूह में विभाजित करना चाहिए। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको समावेशी शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो विद्यार्थी के समावेशन के लिए है, तो विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को हमें बढ़ावा देना चाहिए। तो ये आंसर आपका राइट है। यहाँ पे अगर बात करें पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, तो ये आंसर गलत है। पहचान आधारित रूढ़ियाँ कोई मायने नहीं रखती। यहाँ पे अगर बात करें सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा का अलगाव की बात कभी भी सीटेट नहीं करता है। यहाँ हम बात करते हैं साथ में पढ़ने की, कोलैबोरेटिव लर्निंग करने की, यहाँ सहयोगात्मक लर्निंग की बात करते हैं, यहाँ अलगाव की हम बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये वैसे गलत हो गया। समान क्षमताओं के आधार पर बच्चों को समूह में विभाजित कर देना, ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पे जो ज्यादा अच्छा जो आपका ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए, यानी विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता, है ना, और संवेदनशीलता को हमको क्या करना है, बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कौन सी एक उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता है, यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है, यह व्यापक और सामान्य होती है, यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है, एंड फोर्थ ऑप्शन जो है यह सामयिक और विशिष्ट होती है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको उपयोगी प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक की एक प्रमुख विशेषता है? ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो देखो सबसे पहले तो दो तीन चीजें आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो। जहाँ पे केवल शब्द आता है वो वैसे भी गलत होता है। जब मैंने एक वीडियो आपको बनाई थी जहाँ पे हम पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स देखते हैं, जाकि पॉजिटिव की ओर हम इंडिकेट होंगे तो हमारे जो क्वेश्चन सही होने के चांस होंगे वो ज्यादा होते हैं। तो जैसे ही केवल, एकमात्र, सदैव, ऐसे जो शब्द आते हैं वो हमेशा सीटेट इन चीजों को प्रमोट नहीं करता है, इन चीजों को गलत ही मानता है। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे भी आप सीधा सीधा एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, अगर मैं बात करूंगी ये व्यापक और सामान्य होती है, तो ये आंसर भी गलत है। अगर हम बात करें जो प्रतिपुष्टि है ये एक सामयिक और विशिष्ट होती है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो यहाँ देखो मैं पहले भी और फिर से बता रही हूँ कि जैसे ये केवल आ जाए, कभी सदैव आ जाए, ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं तो जहाँ बिल्कुल एक ही चीज की ओर बिल्कुल जोर दे के बात की जा रही है वो सही नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में, शैशवावस्था मतलब इन्फेंसी एज की बात हो रही है, अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं, विकास सर से पांव तक होता है यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल, सॉरी सफेलोकॉर्डर, प्रॉक्सिमोडिस्टल तो नीरस से दूर होता है, सॉरी। ठीक है, भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास की संवेदनशील अवधि है, एंड सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन शैशवावस्था में सही इंडिकेट कर रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बता दूं तो अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता है कि जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, यानी जो आपका शैशवावस्था में शारीरिक विकास होता है वो बहुत तेजी से होता है। ये सबसे मुख्य विशेषता है। यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ जो मेंटल डेवलपमेंट होते हैं, यानी बच्चे का मानसिक विकास होता है, वो भी बहुत तेजी से होता है। शैशवावस्था की एज होती है 0 से 2 वर्ष की होती है। इस वक्त बच्चे का जो विकास होता है
वो क्या होता है, बहुत तेजी से होता है। और विकास सर से पांव तक होना यानी सेफेलोकॉर्ड यानी सिर से पैर तक, यानी बच्चा पहले अपने सिर पर नियंत्रण करना शुरू करता है, उसके बाद अदर अंगों पर नियंत्रण करना स्थापित करता है। अगर आपने छोटे बच्चों को देखा होगा तो जिनका सर पर अभी नियंत्रण नहीं हुआ है वो शायद अभी उठ भी नहीं पाएंगे। धीरे धीरे बच्चा जब स्टार्टिंग में होता है तो अपने पहले सिर पर कंट्रोल करना स्टार्ट करता है। जब सिर में कंट्रोल आ जाता है, सिर मूव करना बंद कर देता है, जैसे बहुत ज्यादा आपने देखा होगा जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो सिर ऐसे ऐसे हिलता रहता है तो उसकी पूरी बॉडी हिलती रहती है। जैसे ही वो सिर पर कंट्रोल करना शुरू करता है फिर धीरे धीरे उसकी जो गतिशीलता की अवधि है, धीरे धीरे फिर वो खिसकना वगैरह, फिर सारी प्रक्रियाएं धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, ये भी अभी कथन और कारण से ही है। विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित ज्ञान और मूल्य देना चाहिए। जो आपका विद्यालय है, जो विद्यालय पाठ्यक्रम है, जो वो स्टूडेंट के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित और मूल्य देना चाहिए। कारण कह रहा है विद्यार्थी यानी स्टूडेंट को उनकी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो आपको बताना है ये 18 का आंसर क्या होगा। तो ये दोनों कथन सही हैं, यानी विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को और उचित मूल्य प्रदान कर देना चाहिए और उनकी पहचान बनाए रखने के लिए उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करनी चाहिए ताकि सीखने की प्रक्रिया और सुगम बन सके और आसान बन सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। किस निम्नलिखित में से किस रचनात्मकता मूल्यांकन नहीं माना जाएगा, मतलब इनमें से किसको रचनात्मकता मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। ठीक है, असेसमेंट की बात हो रही है। छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए अच्छा हो गया भैया, मेरा तो बड़ा मिस्टेक है, सॉरी, यहाँ कक्षा लिख लीजिएगा यानी क्लास। एक्चुअली मैंने खुद ही टाइपिंग किया है, और क्योंकि एक्चुअली मैं इन सब में विश्वास नहीं करती कि यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके मैं आपको पढ़ा दूँ, तो मैंने खुद ही टाइपिंग किया है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा आपको एरर दिख रहा है। और मैं अकेली हूँ तो इसलिए थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा, बाकी जहाँ गलती होगी वहाँ मैं बता दूंगी। दौरान दिया गया मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक मूल्यांकन कर जो मापदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना में सहायक होता है। फोर्थ है, एक आकलन एक छात्रा के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, थोड़ा मैं छोटा कर देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन भी दिखे और आंसर भी। यहाँ पे मूल्यांकन नहीं है, इवेल्युएशन नहीं माना जाएगा, कौन सा इसमें आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ अगर हम बात करें, एक मूल्यांकन कर जो मापदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना में सहायक होता है। तो हमने पहले भी बात की थी, हम तुलना में कभी भी बिलीव नहीं करते हैं, हम तुलना की बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ वैसे भी ये जो ऑप्शन है ये आपका गलत हो जाएगा और गलत ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन कैवल्य। ठीक है, पठन कैवल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है। पठन कैवल्य मतलब जिसको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, जैसे हम बात करते हैं डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया मतलब होती है जिसको पढ़ने और लिखने में प्रॉब्लम होती है, उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। तो रचनात्मक समस्या समाधान करने में कठिनाई, ध्वनात्मक प्रसंस्करण करने में कठिनाई, शारीरिक समन्वय में कठिनाई, या फोर्थ है स्थानिक समझ या जानकारी में कठिनाई। तो इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डिसलेक्सिया को परिभाषित कर रहा है। ठीक है, पठन लिखा है। ठीक, तो यहाँ पे आंसर है ध्वनात्मक प्रसंस्करण करने में कठिनाई। जब बच्चा पढ़ने में उन ध्वनियों को नहीं समझ पाता कि किससे क्या शब्द निकलता है, तो बच्चा क्या होता है, पढ़ नहीं पाता है। तो ये जो आपका दूसरा ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं, वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं,
वे प्रश्न जो पाठ को सामान्य करने के उदाहरण के लिए पूछते हैं, या वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मानते हैं। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्रश्न जब बच्चा पूछता है तो उसकी योग्यता का आकलन असेसमेंट करने में उनकी हेल्प करता है। तो अगर हम बात करें तो वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। जब बच्चे की हम व्यक्तिगत राय पूछेंगे तो बच्चा दिमाग लगाएगा, बच्चा सोचेगा, और सोचेगा तभी उन चीज़ों का प्रोसेस अच्छे से होगा। तो यहाँ जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाधिता एक डैश 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 स्थिति है जबकि अक्षमता एक स्थिति है। मतलब बाधिता एक स्थिति है, कैसी स्थिति है, अक्षमता कैसी स्थिति है। जैविक कार्यात्मक, कार्यात्मक जैविक, क्रियात्मक शारीरिक, या सामाजिक मनोवैज्ञानिक। तो यहाँ पे आंसर क्या सही होगा? यहाँ पे आंसर सही होगा जैविक और कार्यात्मक। जो बाधिता है वो क्या होती है? जैविक होती है, जन्म से आप समझ सकते हैं। और अक्षमता होती है वो फंक्शनल होती है, कार्यात्मक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान, संज्ञान मतलब आपके दिमाग से और भावनाओं के बीच के संबंध को उपरोक्त रूप से परिभाषित करता है? संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं। संज्ञान और भावनाएं आपस में पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसके विपरीत यह सत्य नहीं है। भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती है लेकिन इसके विपरीत यह सत्य नहीं है। तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो यहाँ पे हम अगर संज्ञान की बात करें, आपका दिमाग और जो आपकी भावनाएं हैं जो आपके दिल से जुड़ी होती हैं, ये आपस में पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। हमारा दिमाग और जो हमारा दिल है, हमारी जो भावनाएं, हमारी जो फीलिंग है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़कर काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा यानी जो प्राइमरी टीचिंग होती है उसकी बात हो रही है। तो अगर हम प्राथमिक कक्षा की बात करें तो भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? यानी प्राइमरी में जो 1 से 5 तक की कक्षा होती है, जब शिक्षा का मुहूर्त अवधारणा को संदर्भित करने के ठोस उदाहरण का उपयोग करते हैं, जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं और उन्हें लागू करते हैं, जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं। ये तो जहाँ अवहेलना और उपेक्षा आ जाए ना, हम मातृभाषा को प्रमोट करते हैं। हम प्राइमरी में सोचते हैं कि बच्चा मातृभाषा या अपनी जो घर की भाषा है उसको बोले, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब शिक्षक मूर्त वस्तु के बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राथमिक कक्षा में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा जब शिक्षा का मूर्त जो अवधारणा है को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरण हम प्रयोग करते हैं। बच्चों को साक्षात रूप में जो उदाहरण होते हैं उनको देने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चा प्रत्यक्ष रूप से उन चीज़ों को समझ पाए, रिलेट कर पाए। तो वो आपकी क्या कहते हैं जो कक्षा होती है वो और भी अच्छी होती है। ऑप्शन नंबर पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? हमने आंतरिक अभिप्रेरणा यानी जब हम खुद से मोटिवेट होते हैं, सेल्फ मोटिवेशन होता है, वो हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है, क्या ये सही है? आप बताइए। ठीक है, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, बिल्कुल राइट। जब व्यक्तिगत आनंद से आती है। अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा तो बिल्कुल नहीं। अभिप्रेरणा जो दंड के या भय के डर से आती है। तो पुरस्कार, दंड, भय वगैरह ये सब गलत है। जो आपका व्यक्तिगत यानी सेल्फ मोटिवेट होते वो आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, कौन सा आलंबन के उदाहरण है? बोलकर सोचो, संकेत और इशारे, प्रश्न, आधा हल किया हुआ उदाहरण, या रटकर दोहरा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो आप पहले सोच के बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, ठीक है, या फिर ए बी सी डी ई। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि बोलकर सोचो ये भी सही है, संकेत और इशारे ये भी सही है, प्रश्न भी सही है, आधा हल किया हुआ उदाहरण भी सही है ताकि बच्चा उस ओर मोटिवेट होगा, रटकर दोहराओ ये गलत है। तो यानी ए बी सी डी आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास अराजक है, शीर्षगामी है, रेखीय, समीप, दूराभिमुख है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27। तो यहाँ पे अगर बात करूँ, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल, ठीक है, से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं। यानी पहले क्या कहते हैं, बच्चे बड़ी मसल्स का इस्तेमाल करके चीज़ें करते हैं, फिर वो धीरे धीरे करके सूक्ष्म चीज़ें करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, सूक्ष्म पेशी और से सकल पेशी, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, समीप दूराभिमुख होगा। ठीक है, राइट आंसर। आते हैं फेवरेट मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ये तीसरी अवस्था है, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है ये इनकी दूसरी अवस्था है। तो इन्होंने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है, तो यहाँ पे वो इस चीज़ की बात करते हैं कि कैसे वो अलग है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो आपकी होती है, ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष की होती है, और जो मूर्त संक्रियात्मक होती है 7 से 11 होती है। ठीक है, ये इनकी एज होती है। तो इनमें क्या अंतर होता है सोच में? इंद्रियों का समन्वय, विकेंद्रण, परिकल्पित तार्किकता या वस्तु स्थायित्व, क्या आ जाता है? क्वेश्चन नंबर 28। तो यहाँ पे बात करें विकेंद्रण की, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर यही आ जाता है, सोच में विकेंद्रण की भावना आ जाती है उसमें। मतलब कहने का मतलब क्या होता है, पहले वो चीज़ें देखता है कि वो स्थायी रूप में है, तो मतलब उनसे अगर वो चीज़ गायब कर दो तो वो समझेंगे कि अच्छा वो चीज़ अब है ही नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे उनको वो चीज़ समझ में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम जीन पियाजे की बात करेंगे, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि पहली जो स्टेज होती है सेंसरी स्टेज होती है, यानी बर्थ से 2 ईयर की होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है 2 से 7 वर्ष, ठीक है, या 6 वर्ष कह सकते हैं, 7 माना जाता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशन यानी 7 से 11 वर्ष, और फॉर्मल ऑपरेशन यानी 11 के बाद की जो लाइफ टाइम तक होती है वो होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वीडियो मैं स्पेशली आप लोग के लिए बनाऊंगी जीन पियाजे से संबंधित। तो जीन पियाजे से संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि बच्चा कब कब कौन कौन सी क्रियाएं करता है, कब कब उसका लॉजिक स्टार्ट होता है, कब वो थिंकिंग करना शुरू कर देता है, कब चीज़ें डेवलप होती हैं, वो हम आपको बताएंगे। तो इनकी ये 4 स्टेजेस हैं। ठीक है, आपकी जीन पियाजे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्सी कूदते समय रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के, तो मतलब रस्सी कूद रही है तो गिर गई, उसको लग रहा है कि रस्सी ने मुझे गिरा दिया, तो ये जो विचार बच्चों के मन में आता है तो किस स्टेज में आता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था या पूर्व चलन अवस्था। ठीक है, सेंसरी मोटर, कॉन्क्रीट वगैरह, ठीक है, फॉर्मल किस स्टेज में आती है? तो यहाँ पे आती है पूर्व चलन अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। बिल्कुल नहीं, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का प्राप्त करते हैं, यानी एक्टिव लर्नर होते हैं। व्याख्यान देने और समझाने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है। सिर्फ व्याख्या देने मात्र से ऐसा नहीं होता कि हम बोलते चले जाएं, रटते चले जाएं। प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया में प्रभावी शिक्षण होता है। दोहराव, बार बार उसी चीज को रटना, ये सारी चीजें वैसे भी निगेटिव हैं। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें थोड़ा सा सोशियो कल्चरल थ्योरी जो दिया है आपकी ले वाइगोस्की जी ने, तो ये सोशियो यानी सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया है। इन्होंने भाषा को भी महत्व दिया है। तो इनके बारे में भी अगर आप जानना चाहते हो तो लगातार आप मेरी इस क्लास से जुड़े रहो, तो मैं आपको बताऊंगी स्कैफोल्डिंग क्या होती है, जेडपीडी क्या होती है, एमक्यू क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर, जब आप अपने से, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, अपने से जिनको जानकारी ज़्यादा है उनसे सीखते हैं, वो क्या होता है, मोर नॉलेजेबल अदर होता है। तो यहाँ हम एक एक चीज़ पूरे अच्छे से डिटेल से समझेंगे। तो आप इस चैनल से लगातार जुड़े रहिए।
एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में अगले नेक्स्ट PYQ के साथ। एंड मैं धीरे धीरे थ्योरीज वगैरह कराऊंगी और एक पर्टिकुलर चीज़ आएगा धीरे धीरे करके, ताकि आप इतना समझ लीजिए आपकी जुलाई अटैम्प्ट के लिए इतनी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी कि लास्ट में आप रिवीजन भी कर पाओगे। ये मेरा वादा है आप सभी से, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। धीरे धीरे मैं पूरी जी जान लगा दूंगी आप सभी को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त देने के लिए। बाय बाय।